institution, and in this part I will revise today judiciary, functions of Supreme Court, functions of High Court, what do you mean by independent judiciary, and concept of lok adalats and PIL, public interest litigation. Clear? So first of all, starting the chapter, I want to give you a test. Yes, Prabhu, come here, beta. Sit here. Jayaditya is not here. Saket, Keshav, Ricky, Saksham, Naina, Sahaj, Khushi, so I have discussed with you problems of your test. Any problem regarding the topic I have covered? Any problem regarding the topic I have covered, or even I have discussed with you test? If some problem is there, then you can tell. Online as well as offline students. Any doubt, beta? Dilpreet, any doubt, beta? No? Okay, so functions of Supreme Court. Before writing the Supreme Court, you have to write the apex court. Apex का मतलब क्या होता है? Top. In our country, there is an integrated judiciary. Integrated का मतलब क्या होता है? Center level यानी कि whole country that is controlled by Supreme Court. What different states have different high courts. हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है. कई बार 2 स्टेट्स का एक कंबाइन हाई कोर्ट भी होता है. जैसे पंजाब और हरियाणा का कंबाइन हाई कोर्ट क्या है? चंडीगढ़. तो जरूरी नहीं है कि जितनी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में उतने ही हाई कोर्ट हो. अप्रोक्सीमेटली 22 हाई कोर्ट्स हैं. कई बार 2 स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट भी होते हैं. ठीक है. एंड हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट गिव्स गाइडलाइंस टू हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के आगे अलग अलग कोर्ट्स हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर देयर. हाई कोर्ट्स जो हैं वो आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को गाइडलाइंस देते हैं. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का मतलब डिस्ट्रिक्ट यानी कि कोई भी केस जो है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद वो हाई कोर्ट में जाता है. हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. तो ये उनके जो पावर्स एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम करेंगे कि कौन कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट आते हैं, कौन से केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से आगे अपील जो है वो कहां पे की जाती है? सुप्रीम कोर्ट. सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस किया है, 2-3 इयर्स के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी जजमेंट से कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं है. अब वो इसको आगे हाई कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं. तो उनका जो लॉयर है, उनका जो एडवोकेट है, उनको ये सजेस्ट करेगा कि आपको ये केस अब हाई कोर्ट में जो है वो लड़ना चाहिए. देन वो हाई कोर्ट में फिर अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में मे बी वो केस जो है वो 3-4 इयर्स तक अगर चलता है, हाई कोर्ट की जजमेंट से भी सेटिस्फाइड नहीं है, देन वो फिर हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं. और वो भी हाई कोर्ट अगर लिख के देता है कि ये केस आगे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है, तो ये केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं. तो इसी के बेसिस के ऊपर हमारी कंट्री में अलग अलग जो है वो कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर देयर. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी आगे फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल. सिविल केसेस जो हैं वो अलग जाते हैं, एंड क्रिमिनल जो केसेस हैं वो सेशन कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं. तो उनके बेसिस के ऊपर हमारी जजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है. तो लॉयर्स भी अलग होते हैं, एडवोकेट भी अलग होते हैं, उनकी फील्ड भी अलग होती है. नो डाउट LLB तो सारे ही करते हैं, लेकिन LLB के बाद उनको एक पर्टिकुलर जो है वो फील्ड जो है सिविल लेते हैं या क्रिमिनल लेते हैं. और आजकल तो हर तरह के जो केसेस हैं, इवन हम ये कह सकते हैं कि लाइक बैंकरप्सी केसेस हैं, या फिर फैक्ट्री कंपनीज के, हर कंपनी के अपने पर्सनल लॉयर्स होते हैं.
क्योंकि आजकल किसी ना किसी लीगल इशू के ऊपर जो है वो कोई ना कोई नोटिस आता है। तो ऐसे मैटर्स को डील करने के लिए कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, उनके पर्सनल अपने एडवोकेट्स या एडवाइजर्स या लीगल एडवाइजर्स या लॉयर्स होते हैं जो उनको प्रॉपर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है हमने वो पढ़ना है कि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटीग्रेटेड है और इनके केसेस के बारे में हमने बताना है। तो उनके बेसिस के ऊपर सबसे पहले हम डिवाइड कर सकते हैं ओरिजिनल केसेस। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले हमने बताना है ओरिजिनल केसेस। केसेस भी कहा जा सकता है, ज्यूरिसडिक्शन भी कहा जा सकता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एरिया, कि कौन से केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, उनको कहा जाता है ओरिजिनल केसेस। ओरिजिनल केसेस में सबसे पहले याद रखना फंडामेंटल राइट्स। हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स जो है वो ओरिजिनल केसेस हैं। ओरिजिनल केसेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो पर्सन सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वो केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर किसी पर्सन का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे आज के टाइम पर में हर पर्सन जो है वो गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस बिहाफ पे अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ईच एंड एवरी पर्सन इज फ्री टू एक्सप्रेस, उनके मन में क्या है वो मीडिया के द्वारा, अनटिल एंड अनलेस वो किसी को भी फिजिकली थ्रेट ना हो या किसी को भी फिजिकली नुकसान ना पहुंचाया जाए, टॉर्चर ना किया जाए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में सिटीजन्स को प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किए हैं, और अगर किसी भी पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होता है तो वो पर्सन सीधा जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड इज, अब सुप्रीम कोर्ट अलग अलग स्टेट्स को कंट्रोल करते हैं। कई बार क्या होता है स्टेट्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स क्यों क्यों होते हैं? रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, रिगार्डिंग डैम्स। जब दो स्टेट्स का इकट्ठा, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात करें ना, तो भाखड़ा नंगल जो डैम है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज जो है वो होते रहते हैं। इवन साउथ की बात करें तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट रिवर डिस्प्यूट माना गया है, दो स्टेट्स के बीच में था। ठीक है, जैसे एक रिवर का पानी जब दूसरी स्टेट में आता है तो फ्लड्स दूसरी स्टेट में आते हैं, लेकिन डैम पीछे बना दिया जाता है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम आती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में जब दो स्टेट्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट होता है, या कई बार एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरफ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, कई बार स्टेट्स क्या कर लेती है, ग्रुपिंग बना लेती है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स नहीं मिली या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ इनजस्टिस कर रही है, तो एक तरफ होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ होगी सम स्टेट्स। या फिर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स, एक तरफ एक स्टेट हो सकती है, एक तरफ दूसरी स्टेट हो सकती है। ऐसे स्टेट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, these matters are deal with the Supreme Court, ये ओरिजिनल केसेस कहे जाते हैं। देन थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन उसको चैलेंज करना चाहता है, वैसे तो आज तक कभी नहीं हुआ, दैट चैलेंज जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डील करता है कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चैलेंज किया जाता है कि ये राइट रॉन्ग है, इसको चेंज किया जाना चाहिए, व्हाटएवर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नंबर 1 इज डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट और डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या फिर केसेस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देन सेकंड इज अपेलेट। अपेलेट का मतलब क्या होता है? अपील, जिन केसेस के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, इसको कहा जाता है, हाँ जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें एक स्टेट है जैसे पंजाब वर्सेस हरियाणा, तो ये कहाँ पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अब आ जाइए अपेलेट केसेस। अपेलेट जो केसेस हैं, अपेलेट केसेस का मतलब, अपेलेट जो है, दिलप्रीत बेटा प्लीज लिसन, अपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अपील। यानी कि सपोज कोई पर्सन जो है उसने हाई कोर्ट में केस जो है वो फाइल किया, लेकिन हाई कोर्ट की जजमेंट से वो पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, 5 इयर्स 10 इयर्स तक वो हाई कोर्ट में केस लड़ता रहा, लेकिन फाइनली वो पर्सन को हाई कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं, हाई कोर्ट ने उसको सेटिस्फाई नहीं किया। अब वो पर्सन चाहता है कि इस केस को आगे लेकर जाए, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे, तो हाई कोर्ट जो है अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को रीओपन करे।
ऐसे केसेस को कहा जाता है अपैलेट केसेस या अपैलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये केसेस कौन से होते हैं? सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। याद रखना बेटा, केसेस दो तरह के होते हैं, या सिविल या क्रिमिनल। सिविल केसेस वो होते हैं जिसमें डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है, ठीक है, जिसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अडॉप्शन, चाइल्ड अडॉप्शन, जैसे सपोज चाइल्ड अडॉप्शन से रिलेटेड कोई भी लीगल इश्यूज हैं, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिवोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसे केसेस जिन केसेस में क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता, उन केसेस को कहा जाता है सिविल केसेस। ये सिविल केसेस पहले हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। आगे हाई कोर्ट अगर उसको लिख कर देता है, अपील करके देता है, तो ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। देन सेकंड इज क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस आर दोज केसेस इन विच क्राइम इज इन्वॉल्व। क्राइम का मतलब क्या होता है? फिजिकल अटैक भी हो सकता है, ठीक है। देन अटेम्प्ट टू मर्डर भी हो सकता है, या मर्डर चार्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्राइम इन्वॉल्व होता है। फिजिकल थ्रेट भी हो सकता है, मेंटली हरासमेंट हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस जो हैं वो सीधा जो है वो हाई कोर्ट, अगर वो हाई कोर्ट में कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लाइक अगर वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं तो 5 ईयर 10 ईयर्स तक अगर किसी वुमेन को ये लगता है कि हाई कोर्ट में केस लड़ने के बाद उनको प्रॉपर जो है वो डिसीजन नहीं मिला या जस्टिस नहीं मिला, देन हाई कोर्ट अपील करता है सुप्रीम, यानी पर्सन चाहता है कि मेरा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में रीओपन किया जाए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है हमारी कंट्री में? एपेक्स का मतलब होता है लास्ट। What do you know? The decision of Supreme Court can be changed by whom? President only. वो भी तब अगर सुप्रीम कोर्ट किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस देता है, फांसी की सजा देता है। देन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि उस पर्सन को फांसी की सजा मिल रही है, और उसका लॉयर, जो पर्सन का लॉयर होगा ना, उस पर्सन को बोलेगा कि आपके पास एक लास्ट वेपन है। लास्ट वेपन का मतलब है कि आप प्रेसिडेंट को एक रिटर्न पिटीशन, एक रिटर्न रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो जिसमें आपकी जो फांसी की सजा है उसको चेंज कर दिया जाए इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद में, ठीक है। और ऐसे में फिर क्या होता है, 14 डेज, जो रिटर्न एप्लीकेशन होती है ना, रिटर्न एप्लीकेशन 14 डेज तक प्रेसिडेंट के पास रहती है। 14 डेज के बाद प्रेसिडेंट को उसका आंसर देना पड़ता है। इफ इट इज डन, अगर है तो वो चेंज हो जाता है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई पर्सन चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज अ लास्ट हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन मेकर ऑफ आवर कंट्री इन द जुडिशरी। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गए सिविल और क्रिमिनल केसेस। नहीं, सीधा कैसे? राइट टू लाइफ फंडामेंटल नहीं है, याद रखना। आपने फंडामेंटल राइट में कभी राइट टू लाइफ नहीं लिखा। राइट टू लाइफ आपका एक राइट है, ठीक है। राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका राइट है लेकिन फंडामेंटल नहीं। जैसे राइट टू फूड फंडामेंटल नहीं है, अगर राइट टू फूड फंडामेंटल होता तो क्या होता? कोई भी पर्सन बेगर नहीं होता, गवर्नमेंट को देना पड़ता ना फूड फिर उनको। तो राइट टू फूड इज नॉट अ काइंड ऑफ फंडामेंटल। कुछ राइट्स जो है वो फंडामेंटल रखे गए हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन राइट टू लाइफ जो है वो फंडामेंटल नहीं है। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। राइट टू लाइफ इज नॉट अ फंडामेंटल, ये आपका वैसे राइट। वो अलग बात है कि आप इसके अगेंस्ट जो है, दैट इज क्रिमिनल केस है ना, तो कोई भी पर्सन किसी की लाइफ नहीं खत्म कर सकता, तो ऑब्वियसली चार्जशीट लगेगी। चार्जशीट होगी तो या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के जो मैटर है, सिटी के मैटर है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में, देन अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? हाँ जी। थर्ड फंक्शन जो क्या है, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। हमारी कंट्री में कुछ भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है तो दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसकी इंटरप्रिटेशन, मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे गए हैं उनको इंटरप्रेट करना, उनको किसी को भी, अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द जजेस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, दे आर द चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट आल्सो रिगार्डिंग द लीगल मैटर्स। अब बिल जो है वो पास होते हैं, ऑर्डिनरी बिल आता है, मनी बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट कैन डिले बिल फॉर 14 डेज, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस से उसकी प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, लीगल मैटर्स के ऊपर उनकी प्रॉपर डिस्कशन की जाती है और उसके बाद उनको पास किया जाता है।
तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर उनको ये लगता है कि ये जो बिल है इसमें चेंजेस होने चाहिए तो प्रेसिडेंट कई बार वो चेंजेस इंट्रोड्यूस कर भी सकते हैं, और लोकसभा को करना ही पड़े अगर प्रेसिडेंट उसमें कोई चेंजेस कर दिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा पावर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर पे कंट्रोल कर सकता है। लाइक लोकसभा में कोई भी बिल पास हुआ, ऑर्डिनरी बिल पास हुआ, मनी बिल पास हुआ, लेकिन बिल पास हो जाने के बाद, अभी आपने फार्मर बिल का एग्जांपल देखा हो ना, बिल पास हो जाने के बाद इसके रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हैं, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि जो ये बिल है यानी कि जो भी मतलब है इसको 1 ईयर या 1.5 ईयर के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, रोक दिया, स्टे ऑर्डर लगा दिया। जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा जिसे हम कहते हैं कि वेपन है जिसमें वो लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, और लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई भी लॉ, अगर वो लॉ कहीं ना कहीं लोगों के बेनिफिट में नहीं है तो लोग केस कर सकते हैं, और इस केस से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को फिर गवर्नमेंट उसको सॉल्व करती है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमेटीज बनाई गई, एसोसिएशंस बनी, और फिर से इनकी डिस्कशन हुई, इसको अमेंड किया गया, और अभी भी इसकी प्रॉब्लम्स प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हुई। तो कई बार हमारी कंट्री में बिल्स के रिगार्डिंग इश्यूज जो हैं वो इतने बढ़ जाते हैं, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया इट मीन्स वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उससे किसी को ना बेनिफिट होगा ना लॉस होगा ड्यूरिंग दैट टाइम। दैट पावर इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। देन एडवाइजरी फंक्शन, वो अभी मैंने बताया, आप इसका अलग से पॉइंट बना सकते हो। एडवाइजरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर भी उनसे एडवाइस लेते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी लीगल मैटर में एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है। उनको कोई भी इश्यूज जो हैं वो इनके साथ मीटिंग्स करके प्रॉपर उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एडवाइजरी फंक्शंस का मतलब होता है कि जजमेंट के साथ साथ जो जजेस हैं वो एडवाइस भी करते हैं गवर्नमेंट को रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। देन इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के पास जितने भी केसेस आज से पहले आए उनका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रूम होता है। आजकल तो सारा कंप्यूटराइज होता है, सारे केसेस के रिजल्ट सेव होते हैं। सपोज अगर आपने किसी ने भी लॉ करना है, तब लॉ जब पढ़ोगे ना तो उसमें आपको आपके जो मतलब केस स्टडीज आपको पढ़नी पड़ेगी। केस स्टडीज में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि फॉलोइंग दीज द केसेस वर देयर एंड इन केसेस की क्या जजमेंट थी। कई बार क्या होता है, दो तरह के एक सेम केस होते हैं तो जजमेंट क्या होगी, सेम, क्योंकि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है उसका जो सिस्टम है वो बहुत इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि प्रॉपर जो है, जो हाई कोर्ट डिसीजन लेगा या सुप्रीम कोर्ट होगा वो सबके लिए सेम होगा, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी इज देयर, मैन वुमेन या कोई भी कास्ट है, इसीलिए इनको प्रॉपर रिकॉर्ड रूम या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। मे बी 5 ईयर्स के बाद फिर सेम केस आए या 10 ईयर्स के बाद फिर सेम केस आए, तो जजमेंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चाहे वो रिच हैं, चाहे पुअर हैं, चाहे कोई भी कास्ट है या किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और इस तरह से हमारी कंट्री में रिकॉर्ड रूम या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है, सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जजेस चेंज होते रहते हैं, एडवोकेट चेंज होते रहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड रूम की प्रोसीडिंग्स या केस स्टडीज का रिजल्ट चेंज नहीं होता, उनको प्रॉपर प्रिजर्व किया जाता है। तो जब आप सपोज आप में से अगर कोई भी लॉ करता है तो आपको अलग अलग केस स्टडीज पढ़नी पड़ेंगी, उनको प्रॉपर जो है वो जो उनकी जो सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो माइंड में रखने पड़ेंगे कि इस आर्टिकल के अंडर जजेस ने ये डिसीजन दिया, इस आर्टिकल के अंडर ये डिसीजन दिया, तो वो आर्टिकल आपको याद रखने पड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको रीड करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे रिसर्च करनी पड़ती है, उनके आर्टिकल्स, लीगल मैटर्स, केसेस पढ़ने पड़ते हैं आपको। जितने केसेस पढ़ोगे उतनी आपकी नॉलेज होगी और एक्सपीरियंस गेन होगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज अबाउट द हाई कोर्ट। बाकी सारे फंक्शन सेम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मेन आपने ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मेन चीफ जस्टिस हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत से जजेस होते हैं, मतलब मिनिमम 25, एक मेन सुप्रीम जज कह लो, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड अदर जजेस, मतलब नंबर इनका 25, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतनी लार्ज लेवल पे सभी स्टेट्स के साथ डील करता है, तो सिर्फ एक जज नहीं, बहुत से जजेस हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कौन करते हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की मेन क्वालिफिकेशन, चाहे वो CJI हैं चाहे जजेस हैं, क्वालिफिकेशन सेम होती है। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई पर्सन या तो 5 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट का जज रह चुका हो,
ठीक है, या फिर 10 इयर्स के लिए एडवोकेट रह चुका हो हाई कोर्ट में, तभी उसकी प्रमोशन होती है। अगर वो हाई कोर्ट में 5 इयर्स के लिए जज रह चुके हैं, या फिर वो हाई कोर्ट में 10 इयर्स के लिए लॉयर रह चुके हैं और उनको लीगल लॉज की, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर एक अच्छी नॉलेज है, जूरिस्ट हैं वो, देन उनको आगे प्रमोट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये उनकी जो है मतलब, और रिटायरमेंट एज सबसे हाईएस्ट रखी गई है 65 इयर्स। मतलब देखा जाए तो नॉर्मली हमारी कंट्री में 60 होती है, लेकिन इनके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनकी रिटायरमेंट एज रखी गई है 65 इयर्स, and these are appointed by the president on the advice of prime minister and council of minister। and removal, इनकी removal का प्रोसेस क्या है? they can be removed by impeachment। इनके ऊपर कोई केस नहीं होता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो। और एक और चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज जब रिटायर होते हैं ना, वो किसी भी गवर्नमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फिर वो ज्वाइन नहीं कर सकते। रीजन क्या होता है इसका? क्योंकि वो एक ऐसी पोस्ट पे रह चुके हैं जिसकी पोस्ट का एक डिग्निटरी, एक रिस्पेक्ट लेवल मेंटेन करते हैं, और वो उस पोस्ट से नीचे नहीं आ सकते। और हमारी कंट्री में फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जो है रिटायरमेंट, उनकी इसलिए रिटायरमेंट एज उनको फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है ताकि मनी से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। 5 इयर्स की और एक्सटेंशन दी गई है, लाइक 65 इयर्स तक वो जज बन सकते हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस, उनके जो भी है उसको और ज्यादा काउंट किया जाए। ठीक है, ताकि उनको मनी से रिलेटेड अपने टेन्यूर, मतलब सपोज अगर उनकी 60 होती तो मे बी रिटायरमेंट के बाद 60 इयर्स के बाद वो 5 इयर्स के लिए कहीं और जॉब करें। ऐसे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की एक डिग्निटरी जो रिस्पेक्ट का लेवल मेंटेन करना पड़ता है। तो दिस इज द मेन कंडीशन कि जज के बाद वो किसी और गवर्नमेंट पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन क्या होती है? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या होता है कि जो पर्सन है वो हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुके हैं, क्योंकि अगर वो हाई कोर्ट में एडवोकेट होंगे तभी मतलब एक अच्छे जज बन सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। बताइए आपको कि LLB दैट इज मस्ट, एंड इनकी भी जो पोस्टिंग, जो अपॉइंटमेंट है दैट इज बाय प्रेसिडेंट, एंड रिमूवल इज बाय द लोकसभा। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? सेम प्रोसीजर दैट इज फॉलोड फॉर द प्रेसिडेंट। व्हाट इज इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस with the passing of 2/3 majority in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha। इसको कहते हैं impeachment। ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, ना उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि उनके एक रिस्पेक्ट, इनका एक लेवल, इनकी जॉब की जो मेन एक पावर कह लो या उनकी डिग्निटरी को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया। देन जुरिस्डिक्शन की बात करें तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से केसेस आ सकते हैं। तो हाई कोर्ट के अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है सभी तरह के केस। जैसे मैंने आपको बताया, जो केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो वो इनके ओरिजिनल है। सीधा केस जो या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, सिविल केस या क्रिमिनल केस, या सीधा कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट में। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी मनी है लॉयर को देने की। ठीक है, सपोज कई बार आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, कई बार आप हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, डायरेक्ट आ सकता है। हाई कोर्ट में याद रखना, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देन नेक्स्ट इज अपील। अपील का मतलब होता है कौन से केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आएंगे। सम केसेस कैन बी फाइल्ड थ्रू डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपील कर दे, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपील कर दे कि ये जो केस है आगे हाई कोर्ट में ओपन होना चाहिए। देन इसको कहा जाता है फिर अपेलेट केसेस। लाइक क्रिमिनल केसेस या जितने भी जो ऐसे केसेस हैं, सपोज वो यहाँ पे नहीं आते, अगर यहाँ पे, तो ये भी सिविल और क्रिमिनल केसेस वो दोनों ही हैं। तो देखा जाए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो केसेस हैं वो सेम ही होते हैं, ओरिजिनल भी सेम है, सीधे भी आ सकते हैं, अपील के भी आ सकते हैं, दोनों ही केसेस, सिविल भी एज वेल एज क्रिमिनल भी। देन थर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी सेम है। इसका मतलब क्या होता है कि हाई कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट उनको प्रिजर्व करते हैं, वैसे इनको भी प्रिजर्व करना पड़ता है, ताकि इन फ्यूचर कभी सेम अगर केस आता है तो ये उसके लिए रिजल्ट जो है वो सेम रहे। देन पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सेम ही है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का मेन फंक्शन क्या है कि इनके अंडर आने वाली स्टेट्स को गाइडलाइंस देना। सपोज पंजाब और हरियाणा का सिंगल हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, तो पंजाब और हरियाणा को प्रॉपर गाइडलाइंस देना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करें, एंड इफ इट इज प्रॉब्लम इज देयर रिगार्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, तो वो गवर्नर को या चीफ मिनिस्टर को या MLAs को उसके लिए गाइड कर सकती है। देन जुडिशियल रिव्यू, वहां पे पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल है सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पे किसके ऊपर कंट्रोल है? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अगर हाई कोर्ट को ये लगता है
कि स्टेट गवर्नमेंट लाइक पंजाब है, हरियाणा गवर्नमेंट है, ठीक है, इसके द्वारा पास किया गया कोई भी लॉ लोगों के लिए बेनिफिट में नहीं है, देन जुडिशियल रिव्यू के अंदर वो इनको गाइडलाइंस देकर लॉ को चेंज करने के लिए या स्टे ऑर्डर भी लगा सकते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, उनकी सैलरीज, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करते हैं, वो सारा इनके अंडर कंट्रोल। तो सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर?